तो फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में आर्टिकल नंबर 3.12 सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। हम रेजिस्टर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेल्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग भी है और ऑफ कोर्स हाँ एग्जाम ओरिएंटेड भी है। पहले तो आप सीधे हेडिंग दे दीजिए, टू सेल्स इन सीरीज। टू सेल्स इन सीरीज। ये एक सेल है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक और सेल है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो मान लेते हैं इसका ईएमएफ E1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका ईएमएफ E2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। और ये लोड से कनेक्टेड है, दो सेल सीरीज में है और फाइनली खैर सर्किट तो कंप्लीट करना ही है, तो एक लोड भी कनेक्टेड है। सेल्स के सीरीज का क्राइटेरिया ये है, तो लिख देते हैं पॉजिटिव ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द अदर सेल। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा है और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा है। पॉजिटिव ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ अदर। इसमें अल्टीमेटली पूरे सर्किट में कहीं कोई नोड नहीं है और इसलिए थ्रू आउट करंट सेम। और अगर करंट सेम है सिर्फ इसलिए हम इन्हें सीरीज में कह रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के जोड़ने से कुछ नहीं होता। यही लिख दीजिए कि फाइनली करंट इन द एंटायर सर्किट इज सेम। फाइनली करंट इन द एंटायर सर्किट इज सेम, या ये भी लिख दीजिए देयर इज नो नोड इन द सर्किट। सर्किट में कहीं कोई जंक्शन ही नहीं है। And therefore all the elements connected in the circuit are in series. All the elements connected in the circuit are in series. बस सीरीज के कनेक्शन के लिए ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जोड़ा जाए। हम इसका उल्टा भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। फिलहाल सीरीज का एक ही क्राइटेरिया है कि पूरे सर्किट में अगर दोनों सेलों में करंट सेम है तो ये सीरीज में। बस खैर इस समय पूरे सर्किट का करंट आई है और अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो ये आई हो जाएगा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, हो जाएगा E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी। ए और बी के बीच में सेल 1 कनेक्टेड है और बी और सी के बीच में सेल 2 कनेक्टेड। ए और सी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ए और सी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूरा लोड पे गिर रहा है। एनीवे सबसे इंपॉर्टेंट काम तो एनसीईआरटी में जिस तरह से डेरिवेशन समझाया है मैं एग्जैक्टली उसे फॉलो नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। पूरा करंट निकालना इसी तरह से आसान है, टोटल ईएमएफ इन द सर्किट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो खैर हमेशा ही ऐड होते हैं पर ईएमएफ जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐड होंगे। फिलहाल ये सेल और ये सेल एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इससे जो करंट निकलेगा वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा और इससे जो करंट निकलेगा वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। करंट सेल के पॉजिटिव से निकल के सेल के नेगेटिव की तरफ जाता है। ऐसा एक लाइन आगे लिख दीजिए,
Resistances are always added in a series circuit. Resistances are always added in a series circuit. Series circuit में resistance तो खैर हमेशा ही add होंगे because a resistor has no polarity. रेजिस्टर में कायदे से हम ये नहीं कह सकते कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। रेजिस्टर में कोई पोलैरिटी नहीं है, बट a cell has a polarity. A cell has a polarity. So total EMF can be E1 plus E2. Total EMF can be E1 plus E2 and can also be E1 minus E2. Total EMF E1 plus E2 भी हो सकता है और E1 minus E2 भी हो सकता है। इस समय ये सेल भी करंट यहाँ भेज रहा है और ये सेल भी करंट यहीं भेज रहा है, तो दोनों सेल एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ऐसा लिख दीजिए, here both the cells are connected in series. सीरीज तो ठीक ही है, असली बात अब बता रहे हैं, in additive polarity. दोनों सेल सीरीज में तो जुड़े हैं, ये बात तो ठीक है क्योंकि पूरे सर्किट में एक ही रास्ता है बस। इन एडिटिव पोलैरिटी, additive polarity because both want to send current in the circuit in same direction. फिलहाल एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही सेल सर्किट में करंट सेम डायरेक्शन में भेजना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जब एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जोड़ा जाता है ना, तब ये एडिटिव पोलैरिटी में जुड़े होते हैं। ब्रैकेट में लिख दीजिए, व्हेन पॉजिटिव ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द अदर, जब एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जुड़ा हो, देन दे आर कनेक्टेड इन एडिटिव पोलैरिटी, तब ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तब ये एडिटिव पोलैरिटी में। डिनोमिनेटर में जहाँ टोटल रेजिस्टेंस है वहां तो हमेशा सब प्लस 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 आएगा। टोटल ईएमएफ में E1 प्लस E2 भी आ सकता है और E1 माइनस E2 भी आ सकता है। अगर ये E2 वाली बैटरी पलट के लगा दी जाए, E2 वाला सेल पलट के लगा दिया जाए, तो अब ये यहाँ करंट भेजना चाहेगा और ये यहाँ करंट भेजना चाहेगा। अब ये है तो सीरीज में ही, क्योंकि मान लीजिए ये सेल बड़ा है, 10 वोल्ट का है और 2 वोल्ट का ये है, तो सर्किट में 8 वोल्ट का एक सेल है ऐसा मान के सर्किट में करंट जाएगा। अभी भी है तो ये सीरीज में, क्योंकि करंट सेम है। सीरीज का केवल एक क्राइटेरिया है, करंट सेम है। पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा है, इससे नेट वोल्टेज पे केवल फर्क पड़ता है और किसी बात पे नहीं। अगर ये उल्टे जुड़े हों तो ये सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी में है, तब E1 माइनस E2 लेते हैं, उसकी बात और बाद में करेंगे। फिलहाल खैर ब्रैकेट में आप लिख तो सकते ही हैं, इफ नेगेटिव नेगेटिव आर कनेक्टेड एंड पॉजिटिव पॉजिटिव आर कनेक्टेड, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हो, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हो, देन दे आर स्टिल इन सीरीज, तो फिर भी सीरीज में है, बट इन सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी। EMFs की पोलैरिटी होती है, EMFs की पोलैरिटी होती है, रेजिस्टेंस की पोलैरिटी नहीं होती है। बस, तो फिलहाल तो हम यही बात कर रहे हैं, मान लीजिए किसी केस की बात कर रहे हैं। अब एक्चुअली मेरे को ये निकालना है कि लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिलता है। मैं इसमें खैर पहले तो खैर ज्यादा काम का तो आपका यही है, इसी पे आप 4 स्टार दे दें आई के फॉर्मूले पे, न्यूमेरिकल में आपको यही फॉर्मूला काम आएगा। पर चलिए इसमें हम एक लिख लेते हैं VAB। मान लीजिए हमें A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो मान लीजिए A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, अब VAB is actually V1 minus IR1। भाई अंदर वोल्टेज गिर जाता है ना R1 पे,
E1 पैदा हुआ और R1 पे अंदर ही अंदर गिर गया IR1, उससे अपना कुछ VAB निकल आएगा। I की वैल्यू आप वही डाल दीजिएगा, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इसी तरह फिर हम लिख सकते हैं VBC, BC का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो पॉइंट VB माइनस BC भी होता है, VBC का मतलब, और वो मुझे पता है E2 माइनस IR2 है। BC के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है E2 माइनस IR2। I पूरे सर्किट का सेम है और वो है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इस तरह से अगर मैं VAC की बात करूं, VAC तो वो हो जाएगा E1 प्लस E2, इन दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, माइनस IR1 माइनस IR2। कुछ किया तो जा सकता है इस तरह से, ये वाले स्टेप्स मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अलग से न्यूमेरिकल में ये आ सकता है कि आप VAB बताइए, खाली VAB का निकालना एक अच्छी काम की बात है। हालांकि हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का वेट कर रहे हैं, KVL जब पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा सिस्टमैटिक और बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, इसलिए हमने अभी इस पर कोई स्टार नहीं दिया। VAB कैसे हमने इक्वेशन लिखी, VBC कैसे इक्वेशन लिखी, फिलहाल तो इतना ही का कि पैदा हुआ था E और अंदर ही अंदर गिर गया IR1, तो आपको जो बाहर मिला टर्मिनल्स के अक्रॉस वो अपना अपना E माइनस IR1 है। खैर AC इस सर्किट का A और C के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट पोटेंशियल, इक्विवेलेंट EMF कहा जा सकता है। ऐसा एक लाइन लिख दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड C, potential difference across A and C can be termed as the equivalent EMF, the equivalent EMF of the combination of cells E1 and E2. VAC can be termed as equivalent EMF of the combination of the cells E1 and E2 connected in series. भाई अल्टीमेटली तो तुम, यही मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास एक, ये जो दो सेल है ना, मैं इनको एक इक्विवेलेंट EMF का नाम देना चाहता हूँ, इनके रेजिस्टेंस को एक R इक्विवेलेंट का नाम देना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि भाई यहाँ तुम अपना लाके लोड जोड़ देना, ये R जोड़ देना, जो इस या R इस पूरे सर्किट से मिलकर जो करंट ड्रॉ कर रहा है, अगर वही R सेम करंट ड्रॉ करे तो उस सेल को मैं उसके EMF को E इक्विवेलेंट कहूंगा और उसके अंदर के R को R इक्विवेलेंट कहूंगा। बस ये जो है ना, ये E इक्विवेलेंट। अब आप यहाँ I की वैल्यू डाल दीजिए तो आप E इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, जिसमें कि मैं कतई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं एक ही बात में इक्वेशन हूँ, I की इक्वेशन पे, उस पे मैंने आपको 4 स्टार लगवा दिए हैं, और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि VAB क्या है, VBC क्या है, उन पे मैंने स्टार फिलहाल नहीं दिए हैं। E इक्विवेलेंट का जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्टली याद ही कर लेना चाहता हूँ। सीरीज में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कॉम्बिनेशन से ये जो R करंट ड्रॉ कर रहा है, वही अगर इस कॉम्बिनेशन से ड्रॉ करे तो फिर ये इक्विवेलेंट है ही। अच्छा, एक सेल जो है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, और दो सेल या तीन सेल या चार सेल जब एक साथ जुड़े होते हैं तो फिर हम उसे बैटरी कहते हैं। लिख दीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज आल्सो कॉल्ड अ बैटरी। चाहे वो सीरीज में हो चाहे वो पैरेलल में हो, सेल कैसे भी जुड़े हों, सेल के कॉम्बिनेशंस को बैटरी कहा जाता है। एक्चुअली जब आप सॉल्व करेंगे तो फैसला जो आपके पास आएगा और जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो मैं बता रहा हूँ कि बस इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो तो आप E1 प्लस E2 ले लो, और जो R इक्विवेलेंट है वो दो रेजिस्टर सीरीज में जुड़े हैं, वो R1 प्लस R2 है बस। अगर मैं इसमें करंट की इक्वेशन लिखूं तो वो हो जाएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R, और वो तो मेरा आंसर आ ही चुका था।
मैं अगर इस सर्किट को देख के भी करंट की इक्वेशन लिखूंगा तो वो तो यही आ रहा है, और ये करंट की इक्वेशन तो मैं पहले भी लिख ही चुका था। सीरीज में अगर दोनों सेल एक दूसरे की मदद कर रहे हो तो बस E इक्वलेंट E1 प्लस E2 होता है। डेरिवेशन का मैंने आपको तरीका सिखा दिया। मेरे ख्याल से इस पे इनपे स्टार होगी। E इक्वलेंट का फॉर्मूला E1 प्लस E2 है, इस पे 4 स्टार, और R इक्वलेंट का फॉर्मूला R1 प्लस R2 है, इस पे 4 स्टार। दिस सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस सर्किट। This entire battery, this is a cell, this is a cell, and this is a battery. इस बैटरी को हम इक्विवेलेंट ईएमएफ की बैटरी से और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं। इसमें एक नेट ईएमएफ और एक नेट इंटरनल रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है, और उसको आप लोड से जोड़ दीजिएगा, हो गई बात। भाई हमको तो ऐसा कोई डायग्राम चाहिए जिसमें हम फट से करंट की इक्वेशन लिख पाए। सीरीज में तो कोई प्रॉब्लम ज्यादा है नहीं, सेल्स का ईएमएफ ऐड हो जाता है, सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाता है। हाँ, अगर एक सेल उल्टा जोड़ा हो तो इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 माइनस E2 होता है। ये डायग्राम क्वेश्चन के रूप में दे देते हैं, डायग्राम बना देते हैं। ये क्या देता है कि साथ ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है, ये R है। चलिए आपको ये भी बता दिया है E1 है कि E2 ग्रेटर देन E1 है, E2 E1 से बड़ा है, तो बस इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। अब तो अगर ये बड़ा है तो ओवरऑल तो करंट यही जाएगा, जीत तो इसकी होगी, इसकी हार होगी, ये अपना करंट यहाँ भेजना चाहेगा, ये अपना करंट यहाँ भेजना चाहेगा, और जीत E2 की होगी। तो आप यहाँ एक ये ले लीजिए, ऐसा सर्किट ले लीजिए, ये उल्टा इधर सॉरी, ये जो ये E2 माइनस E1 है, ये R1 प्लस R2 है, और ये R है। सर्किट में जो करंट जा रहा है वो है E2 माइनस E1 अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R, और R इक्विवेलेंट तो फिर सेल सीधे जुड़े हो या उल्टे जुड़े हो, R इक्विवेलेंट तो हमेशा ऐड ही होता है, बस ऐसे ही कुछ है। जो सेल उल्टा जोड़ा होगा उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। हम इन दोनों को एक इक्विवेलेंट ईएमएफ से रिप्लेस करना चाहते हैं, और इन दोनों रेजिस्टेंस को एक इंटरनल R इक्विवेलेंट से रिप्लेस करना चाहते हैं, और फिर सेम लोड के अक्रॉस कनेक्ट करना चाहते हैं। आपको केवल एक चीज आनी चाहिए, और वो है करंट की एक्सप्रेशन लिख पाना। सीरीज में जब सेल्स कनेक्टेड हैं, इसको ज्यादा, ये आसान क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सवाल आज तक आए तो नहीं है पीवाईक्यू में, आपको इससे ज्यादा सवाल मिलेंगे तो नहीं। अगर एडवांस्ड एक क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा एडवांस एक क्वेश्चन देखें, तो कहता है आइडेंटिकल सेल्स E R E R E R, और बस one of the cells is wrongly connected, एक सेल उल्टा जोड़ दिया, ये भी E है और ये R है और ये कैपिटल R है, तो उसके कहता है सर्किट में करंट की इक्वेशन बताएं। एक सेल उल्टा जोड़ा, तो भाई ये जो सीधे जोड़े हैं, ये 3E और 3R के बराबर हो जाएंगे, और ये जो उल्टा जोड़ा है तो E और R के बराबर हो जाएगा। ऐसा सर्किट बना लेना, और बस फिर तो 3E माइनस E अपॉन 4R प्लस R, ये सर्किट का करंट हो जाएगा। एक अगर उल्टी खोपड़ी का आ गया तो वो सीधी खोपड़ी वाले को भी कम से कम बर्बाद कर ही देगा। एक उल्टा जोड़ दोगे, 4 सेल थे, एक उल्टा जोड़ा, पर करंट खाली 2 ही सेल के हिसाब से जा, हाँ रेजिस्टेंस को चारों का ऐड होगा। अगर एडवांस क्वेश्चन की बात जी, सेल्स में ईएमएफ
सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। अगर एक उल्टा जोड़ दिया तो एक सीधे को भी खा जाएगा। अपने को तो यही करना, सीधे वाले सारे जोड़ो, एक उल्टा वाला जोड़ो और फिर इनको 3 माइनस ई करेंगे। अब जो भी आंसर आ रहा है ये एडवांस क्वेश्चन मैं मानता हूँ। बस ये है सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या है ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे डायरेक्ट सीधे एक ही चीज सीखनी है, करंट की इक्वेशन। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आया तो वो ये नहीं पूछेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ई इक्विवेलेंट कितना है, आर इक्विवेलेंट कितना है। हमें खैर उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। ई अगर दो सेल जुड़े हैं और एडिटिव पोलैरिटी में जुड़े हैं तो ई इक्विवेलेंट सीरीज में होता है E1 + E2, और फिर आर इक्विवेलेंट में तो कभी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर सब कुछ सीरीज में है, चाहे एडिटिव पोलैरिटी हो चाहे सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी हो, रेजिस्टेंस तो हमेशा ऐड होता है। ये था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एक बार सब सेल एक दूसरे की मदद कर रहे थे और एक बार सारे सेल उल्टे जुड़े थे। तो एक क्वेश्चन के रूप में लिख देते हैं, एक क्वेश्चन लिख दीजिए, n identical cells of EMF and internal resistance are connected in series. n identical cells, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R है और हर एक का EMF E है और ये सीरीज में जुड़ रहे हैं। बस फाइंड देयर इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और हमें इसमें अपने आप से कम क्वेश्चन पूछने हैं। हमें सिंपलेस्ट पॉसिबल केस मानना है। जब कुछ नहीं कहा है तो ये मानिए कि सबके सब एडिटिव पोलैरिटी में ही जुड़े होंगे। सवाल जो आपको अधूरा लगता है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। आप परेशान भी हो सकते हैं कि पूरा केस तो ढंग से बताया ही नहीं है, तो जो सबसे सिंपल केस होता है वो लीजिए। तो बस E इक्विवेलेंट हो जाएगा NE और R इक्विवेलेंट हो जाएगा NR। और अगर ऐसे सेल को तुम लोड से जोड़ दोगे तो सर्किट में करंट जाएगा NE/NR प्लस R। तुम n आइडेंटिकल सेल्स को अगर लोड से जोड़ दोगे तो सर्किट में करंट की यही इक्वेशन होगी। मैं तो कहता हूँ हाँ चलो इस पे भी चार्ज डाल देंगे। अगर n आइडेंटिकल सेल्स हैं सीरीज में जुड़े हैं तो EMF हो जाएगा NE। सबके EMF ऐड होते चले जाते हैं। तुम्हें 1.5 वोल्ट के 4 सेल दे दिए जाए और उसे कहा जाए 6 वोल्ट का बैटरी बनाओ, तो तुम ऐसे ही तो जोड़ोगे 1.5 1.5 1.5 1.5। 1.5 वोल्ट के 4 सेल हैं, सीरीज में जोड़ देंगे तो 6 वोल्ट का एक बैटरी बन जाएगी। ये एक सेल और ये पूरी बैटरी। तो कॉम्बिनेशन जो सेल है उनको हम बैटरी कहते हैं। बस अब आप हेडिंग दे दीजिए, टू आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। टू आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। हाँ ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। ये एक सेल है, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये एक सेल है और ये इसका रेजिस्टेंस है, और ये इनका कॉमन टर्मिनल है जहाँ पे हम लोड को कनेक्ट करेंगे। ये आइडेंटिकल सेल्स अगर हैं तो फिलहाल फिर ये है लोड। फिर वही बात है कि ये चलो ए भी बोल देता हूँ, सी भी बोल देता हूँ। हालांकि कोई कारण तो नहीं है ए और सी को सेम नाम मानना चाहिए, क्योंकि ए और सी के बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो ए और सी के बीच में सिर्फ एक कनेक्टिंग वायर है, तो ए और सी के बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप तो है नहीं। तो जो ए का पोटेंशियल है वही सी का पोटेंशियल है, इसी तरह जो बी का पोटेंशियल है वही डी का पोटेंशियल है। तो आई सही वाले तो ए और सी को बस या तो दोनों को ए बोलो या दोनों को सी बोलो,
और बी और डी को भी इसी तरह, या तो दोनों को बी बोलो और दोनों को डी बोलो। पर मैं कभी कहना चाहता हूँ कि भाई मैं इस सेल की बात कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा सी और डी के बीच में जो सेल जुड़ा है उसकी बात कर रहे हैं। कभी बोलना चाहते हैं इस सेल की बात कर रहे हैं तो नाम लेने में आसानी हो जाएगी कि भाई जो ए और बी के बीच जुड़ा है। अब मैं तो फिर बस यहाँ ये आई निकालना चाहता हूँ। मान लीजिए इस सेल ने करंट I1 सप्लाई किया, इस सेल ने करंट I2 सप्लाई किया। तो बस लोड में जो करंट जाएगा उसकी इक्वेशन लिख पाते हुए हमें आनी चाहिए। मैं फिलहाल इसका डायरेक्ट आपको जवाब दे रहा हूँ कि दो सेल पैरेलल में वोल्टेज रहता है सेम, और अगर दोनों का ही सेम है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ भी ई ही आएगा। ये इक्विवेलेंट ईएमएफ है, ये आर इक्विवेलेंट है जो कि R/2 है। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं आर और आर के, तो आंसर R/2 होता है। ई पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है तो ई ही रहेगा। आर इक्विवेलेंट आर और आर के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो R/2 आएगा। अब आप इसे लोड से कनेक्ट कर दीजिए, बस ये आप लोड करंट की सही इक्वेशन लिख पाएंगे। इस समय करंट की सही इक्वेशन है E अपॉन R/2 प्लस R। मैं यहाँ करंट या यहाँ करंट की बात नहीं कर रहा, I1 या I2 की बात नहीं कर रहा, मैं सीधे I की बात कर रहा हूँ। वही आपसे एग्जाम में पूछी भी जाएगी। इस I पे भी आप 4 स्टार लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने प्रूव नहीं किया, सिर्फ कॉन्सेप्ट से बता दिया कि अगर ये दो आइडेंटिकल सेल हैं तो भाई पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है। जो ए बी का वोल्टेज है, जो सी डी का वोल्टेज है, वही तो आर का भी वोल्टेज है। पैरेलल में अगर दो आइडेंटिकल बैटरी हो, मैं तो उल्टा क्वेश्चन बना देता हूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ एन आइडेंटिकल सेल्स, क्वेश्चन लिख दीजिए एन आइडेंटिकल सेल्स ऑफ E, R, E, R are connected in parallel. E, R are connected in parallel to a load resistance capital R. To a load resistance capital R. Write the expression of current through the load. तो भाई पैरेलल में ईएमएफ तो E रहेगा, रेजिस्टेंस R/N हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। पैरेलल में अगर n आइडेंटिकल सेल हैं तो मेरे ख्याल से इस पे चलो मैं 5 स्टार दे देता हूँ। अगर n आइडेंटिकल सेल हैं तो भी हर ब्रांच में ईएमएफ तो टोटल E आए। अगर यहाँ और भी कई सेल हैं, और भी कई सेल हैं इस तरह जुड़े हुए हैं, सबका E है तो भी लोड के अक्रॉस E ही पहुंच रहा है। पैरेलल में वोल्टेज सबका सेम रहता है तो लोड पे भी वोल्टेज E पहुंचता है। इक्विवेलेंट ईएमएफ पैरेलल में E होता है। रेजिस्टेंस तो खैर R/N हो ही जाएगा और लोड रेजिस्टेंस में हम उसे जोड़ देंगे। ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। पैरेलल हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सर्किट में नोड्स हैं। भाई ये भी A है, ये सब पॉइंट कायदे से A है, ये सब पॉइंट कायदे से A है, और ये सब पॉइंट कायदे से B है। तो सब A से शुरू हो गए और सब B पे खत्म हो रहे हैं। सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो और सबका एंडिंग पॉइंट सेम हो तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता ही है। इस समय ये क्लियरली पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इसका आंसर आप ध्यान रख लें, बस काम की चीज है। आइडेंटिकल सेल अगर पैरेलल में होते हैं तो टोटल ईएमएफ भी उतना ही होता है जितना एक सेल का। इसे चाहे तो आप अलग से लिख लें। When identical cells are in parallel, then total EMF of the battery is same as that of one of the cells. Is same as that of one of the cells. तो आइडेंटिकल सेल पैरेलल में जो है इसी का केस पेपर में आने के ज्यादा चांस है। ये आसान, जो थोड़ा ज्यादा कठिन है वो अब लिखते हैं। हेडिंग दे दीजिए
टू डिफरेंट सेल्स इन पैरेलल, आइडेंटिकल नहीं है आपके पास, टू डिफरेंट सेल्स इन पैरेलल है, ये थोड़ा ज्यादा कठिन है। ये एक सेल है जो उसका E1 है और जिसका R1 है, ये उसका E2 है और ये R2 है, और ये एक लोड से जुड़े, ये दोनों मिलके एक लोड को सप्लाई कर रहे हैं, जो लोड है कैपिटल R। दो आइडेंटिकल सेल, सॉरी नहीं है, दो आइडेंटिकल नहीं है, इनके ईएमएफ अलग अलग, इनके ईएमएफ अलग अलग। मुझे इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ बताना है, आर इक्विवेलेंट बताना है, और फिर मेरे को फाइनली लोड के थ्रू करंट की इक्वेशन लिखनी है। ये अच्छा केस है, थोड़ा सा टफ है पर अच्छा केस है। अब इसमें से करंट चलेगा I1, इसमें से करंट चलेगा I2, और इसमें करंट जाएगा I, इतना तो पक्का है कि I = I1 + I2। मुझे एक्चुअली ये निकालना है कि ये पॉइंट अगर A है और ये पॉइंट B है, A और B के बीच में लोड जुड़ा है, तो मुझे अब निकालना है कि A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ऐसे ही लिख दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल बिटवीन A एंड B, potential difference available between A and B will be termed as equivalent EMF of the parallel combination of cells, will be termed as equivalent EMF of the parallel combination of the cells, because this is the voltage available to the load, यही voltage load को available है। A और B के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इक्विवेलेंट ईएमएफ है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ चाहूँ तो कि मैं A और B के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका नाम B मान लेता हूँ, वही मुझे निकालना है। तो लिख दीजिए, let the potential difference between A and B be equal to V। मैं ये डेरिवेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको बहुत मायने नहीं है जिसका। अब मेरा कहना है यार कि तुम खाली ये वाला सर्किट कंसीडर करो, तो ये जो करंट जा रहा है I1, जो I1 है ना, वो है एक्चुअली E1 - V/R। भाई इस खाली ऊपर के सर्किट में करंट जाएगा नेट पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। मान लीजिए इस पॉइंट का वोल्टेज V है, तो यहाँ नेट वोल्टेज E1 - V हो गया, तो करंट हो गया टोटल ये वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। केवीएल अगर हमें पढ़ा हो तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो ये काम बड़ा आसान हो जाता है इसे समझना, पर एनसीईआरटी ने बाद में दिया है तो मेरी भी मजबूरी है, मैं उसे बाद में ही पढ़ाऊंगा। अब मेरा E2, अब यहाँ पर वोल्टेज V है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E2 - V अपॉन R2 है। इसको आप इसी इक्वेशन में डाल दीजिए, तो टोटल करंट है तो I1 + I2 है, तो E1 - V अपॉन R1 है, प्लस E2 - V अपॉन R2। और इस I को मैं फिर इसने काम और किया है कि I को लिखा है V इक्विवेलेंट, इसी V को लिखा है V इक्विवेलेंट माइनस I into R इक्विवेलेंट, और इन दोनों इक्वेशन में से मैं भी उसने I को V को एलिमिनेट कर दिया। केवीएल पढ़ने के बाद ये डेरिवेशन आसान होता। मैं इस डेरिवेशन में फिलहाल अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इतना तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। मैं आपको फाइनल रिजल्ट देना चाहता हूँ। भाई मैंने कहा कि I1 + I2 = I, I1 को मुझे लिखना है खाली इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस और इसका R1, I2 को मुझे लिखना है खाली इस सर्किट में नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो इस पर गिर रहा है, इस E2 में से V तो यहाँ गिरेगा, तो बचा हुआ E2 - V यहाँ गिर रहा है,
तो ये जो करंट है वो यहाँ का वोल्टेज अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस है, और ये जो V है, ये जो V है वो पूरा अंदर ही अंदर E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट भी है। अब इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आपके जवाब मिल जाएंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये E इक्विवेलेंट है, ये R इक्विवेलेंट है इस पूरे का, और ये लोड को रीड कर रहा है। तो लोड में जो करंट जा रहा है वो है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R। इतना तो हमें समझ में आता है। अब मैं आपको R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट के फॉर्मूले दे रहा हूँ। R इक्विवेलेंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पैरेलल में है तो R1 R2 और R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। E इक्विवेलेंट को अगर सॉल्व करें तो ये है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R। हाँ, ये 5 स्टार वाले हो गए। पैरेलल में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला रख लीजिए, E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला रख लीजिए, और फिर आप इन दोनों को जब इसमें डाल दोगे तो आप लोड करंट निकाल पाओगे। इस तो ये आपको याद करना है, इस पे 5 स्टार और मे भी इस पे 4 स्टार। अल्टीमेटली शायद फिर उन्होंने एग्जाम में एक बार तो खाली ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पूछा। पैरेलल में जब सेल्स आइडेंटिकल नहीं है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पीवाईक्यू में पूछा हुआ मिल जाएगा। आर इक्विवेलेंट में हमें प्रॉब्लम थी नहीं भाई, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट होता है वही लगा दो। दिस सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस, और एक बार हमारे पास ये सर्किट आ गया तो ईएमएफ आई हो जाएगा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आर इक्विवेलेंट में कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक ही फॉर्मूला आपको रखना है, एक ही फॉर्मूला रखना है, इसको जरा अच्छे तरीके से याद करें। इन्होंने इसको जनरलाइज किया है, हो सकता है दो की जगह 3 सेल पैरेलल में हो, ऐसे ही लिख लीजिए। इफ मेनी सेल्स आर इन पैरेलल, ऑफ कोर्स नॉट आइडेंटिकल, अगर कई सेल्स पैरेलल में हो तो 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus dot dot dot, और E equivalent upon R equivalent so E1 by R1 plus E2 by R2, और इसी तरह के और टर्म्स। ये थोड़े बहुत काम के हैं, मेरे ख्याल से 3-3 स्टार में इन पे दे देता। अगर 2 सेल हो तब तक तो ठीक है, हमने उन्हें याद ही कर लिया है, पर अगर ज्यादा सेल पैरेलल में हो, 3 सेल 4 सेल, अब वो जमाने नहीं रहे, आजकल वो सवाल नहीं आएंगे अब आने वाले कुछ सालों में, तो ये भी शायद कभी काम आता। अभी तो 2 सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ आप याद कर लें, बस उतना काफी है। अगर कई सेल पैरेलल में है और वो आइडेंटिकल हैं तब तो ईएमएफ ई ही रहेगा, और अगर डिफरेंट है तो ई इक्विवेलेंट को आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पहले आर इक्विवेलेंट निकालना, तो ई इक्विवेलेंट ये डायमेंशन से देखना। अच्छा, पहले भी जो मैंने इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ाया था उसमें मुझे डाउट तो आता है, तो मैं अपॉन में R1 प्लस R2 लाऊं या अपॉन में E1 प्लस E2 लाऊं। अगर मैं अपॉन में E1 प्लस E2 लाऊंगा तो ऊपर ईएमएफ का टर्म और नीचे ईएमएफ का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन रेजिस्टेंस के बचेंगे, इसलिए यहाँ पे नीचे रेजिस्टेंस ही आना चाहिए। ऊपर का जो टर्म है उसके डायमेंशन ई आर के हैं और नीचे का जो टर्म है उसके डायमेंशन आर के हैं। भाई R plus R resistance plus resistance is a resistance, and E into R plus E into R is essentially ER। तो अब RR कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये न्यूमरेटर में E बच रहा है, तो डिनोमिनेटर में R1 plus R2 ही आना चाहिए, डिनोमिनेटर में E1 plus E2 नहीं आना चाहिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यही केवल इकलौता काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब 2 सेल्स पैरेलल में हो और वो आइडेंटिकल ना हो, 2 सेल्स पैरेलल में हो और वो आइडेंटिकल ना हो, बस
अब सबसे ही काम की बात आ रही है। अच्छा, पैरेलल में, अभी हम पैरेलल में इसलिए भी कहते हैं इन सेल्स को, यहाँ पे एक और बात हमें लिखनी होगी, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन all the positive terminals are connected at one point and all the negative terminals are connected at other same point. सारे पॉजिटिव आप यहाँ कनेक्ट करिए, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, और ये सारे, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब सारे सेल ए पे शुरू होके सारे बी पे खत्म हो रहे हैं। कहने को हम लोग कह देते हैं भैया पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा है, ये कहना थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने एक के पॉजिटिव को दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ा है, मैं कह रहा हूँ मैंने सारे पॉजिटिव एक पॉइंट पे लाके जोड़ दिए, दोनों में फर्क है। अब आप ये रूल मत बनाना कि जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ये गलत है। पैरेलल के पहचानने का केवल एक तरीका है कि भाई वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम होना चाहिए, सब ए पे शुरू हो और सब बी पे खत्म हो। सीरीज का केवल पहचानने का एकमात्र तरीका है कि करंट सब में सेम हो, पैरेलल में वोल्टेज सब में सेम हो। ये तरीका नहीं है कि जब पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये बचपन के लिए ठीक था, अब ये सही नहीं है। अगर सारे पॉजिटिव को जोड़ के एक पॉइंट ए बना दिया जाए और सारे नेगेटिव को एक साथ जोड़ के एक पॉइंट बी बना दिया जाए तो ये सब ए पे शुरू होकर सब बी पे खत्म हो रहे हैं। अब ये ए और बी के बीच में पैरेलल में है। पैरेलल की डेफिनेशन अब थोड़ी अलग रहेगी। ठीक है, ये आप मत कहिएगा कि पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ा है तो सीरीज और पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा है तो पैरेलल, ये तरीका गलत है। सीरीज पैरेलल का केवल एक तरीका है, सब में करंट सेम है तो सीरीज, और सब में वोल्टेज सेम है तो पैरेलल। सब एक ही पॉइंट पे स्टार्ट हो रहे हो और सब किसी दूसरे पॉइंट पे खत्म हो रहे हो तो सब उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पैरेलल में है। और अब सबसे ही शानदार बात आ रही है इस चैप्टर की, और वो है किरचॉफ्स रूल्स। थोड़े से टफ होते हैं ये और बड़े ही प्यारे हैं, यहाँ दिमाग लगेगा। तो किरचॉफ्स रूल्स में पढ़ा रहा हूँ KIRC_HO_FF_S, किरचॉफ्स रूल्स। तो नंबर 1 लिख दीजिए आप, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, और उसको तो बोल दीजिए, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। KCL, it is based on law of conservation of charge। ये कहता है कि ये नोड है, नोड पे यहाँ से आने वाला करंट I1 है और ये I2 है मान लीजिए, और ये I3 है। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट या एट अ नोड, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स is equal to sum of outgoing currents। फिलहाल I1 plus I2 is equal to I3। Sum of incoming currents is equal to sum of outgoing currents। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आने वाला जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, या जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जाएगा। ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये जा रहा है। अगर 3 एम्पियर यहाँ से आएगा और 4 एम्पियर यहाँ से आएगा तो 3 + 4 मिलकर 7 जाएगा। यहाँ 3 और 4 कभी भी 5 नहीं होते, यहाँ √3² + 4² नहीं निकालते। यहाँ 3 और 4 कभी भी 5 नहीं होते, यहाँ 3 और 4 हमेशा 7 होते हैं। इसीलिए करंट स्केलर है, क्योंकि इट इज ओबेइंग स्केलर लॉज ऑफ एडिशन। ऐसा नहीं है कि दो वायर्स अगर राइट एंगल्स पे हैं, हो सकता है कभी ऐसा दे दे कि भाई ये 3 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, और
सकता है, आप बोलो कि भाई एक 3 4 5 ट्रायंगल, तो फिर आपको शायद याद आ ही सकता है, एक 3 और एक 4 है, एंगल 90 डिग्री है, तो शायद आप बोल दो 5 एम्पियर, वो गलत हो जाएगा, बिकॉज करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट एक्ट्स लाइक स्केलर्स, इट नेवर एक्ट्स लाइक वेक्टर्स। तो करंट के बारे में तो बस फिलहाल केसीएल के बारे में तो इतना ही कहना काफी है कि एक नोड पे सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। केसीएल पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल बन सकते हैं जो कि बहुत ही हद से ज्यादा आसान होते हैं, कुछ ज्यादा होता नहीं है। ये मान लीजिए 3 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर है, ये 7 एम्पियर है, और ये 2 एम्पियर है। तो ये तो क्या मैं बना नहीं सकता, इसके करंट को चलो हमें आई को निकालना है, इस करंट हमें आई को निकालना है। फिलहाल आप इस पॉइंट को भी चाहे तो एक नोड मान सकते हैं, इस पूरे सर्किट को आप एक नोड मान लीजिए। इस नोड पे 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 जा रहा है, और आई तो अननोन है ही हमारा, हम उसकी डायरेक्शन में नहीं मान सकते। तो 3 + 5 8 आ रहा है और 7 जा रहा है, इसका मतलब ये I1 बचा। इसको मैं एरो दे देता हूँ चलो, और मैं बोलता हूँ आने वाला 3 है और ये 5 है, और जाने वाला 7 है प्लस I है। तो 8 - 7 I हो गया 1। ये पूरा एक ब्लैक बॉक्स ही है ये। इस ब्लैक बॉक्स को आप एक नोड मान सकते हैं। आने वाला करंट 3 और 5 7 है, और जाने वाला 3 और 5 8 है, और जाने वाला 7 है। तो जो अननोन बच गया वो उसे आई मान लेते हैं। आप एक बात लिख दीजिए, when current is unknown, it can be arbitrarily assigned any direction. It should be arbitrarily assigned any direction. अगर करंट कोई अननोन है तो उसको आप आर्बिट्ररीली कोई भी डायरेक्शन दे दें, इनकमिंग बोल दें या आउटगोइंग बोल दें, जो आपके मन में आए वो डायरेक्शन का एरो डायग्राम में मार्क कर दें। और उसके बाद लिख दीजिए, इफ आफ्टर कैलकुलेशन द करंट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, अगर कैलकुलेशन के बाद आंसर पॉजिटिव आता है, इट मीन्स दैट, अगर कैलकुलेशन के बाद करंट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि एक्चुअली द करंट इज फ्लोइंग इन द अज्यूम डायरेक्शन। आपने आर्बिट्ररीली कोई डायरेक्शन मान ली थी, अब अगर करंट पॉजिटिव आ रहा है मतलब एक्चुअली भी करंट उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये लाइन पे ठीक है, 3 स्टार दे दीजिए। आप करंट को आर्बिट्ररीली कोई भी डायरेक्शन दे दीजिए, जो मर्जी में आए, और पॉजिटिव आ गया तो आपने सही लिखा था, और लिख दीजिए इफ आई कम्स आउट टू बी नेगेटिव, आई अगर नेगेटिव आता है then our assumed direction of current is wrong. तो हमने जो करंट की डायरेक्शन अज्यूम की थी, पलट दीजिए उसका उल्टा डायरेक्शन में करंट दिखा दीजिए, ऐसी बातें की जा सकती है। केसीएल में तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, ये कैपेसिटर्स में भी वैलिड होता है। कैपेसिटर्स में चार्ज की बात होती है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर। यहाँ 8 माइक्रोकूलम चार्ज आ रहा है, यहाँ 3 माइक्रोकूलम चार्ज आ रहा है, यहाँ 7 माइक्रोकूलम चार्ज आ रहा है, और ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज। अब कहता है बाकी सारे चार्ज आप दिखा दीजिए। एक चार्ज इसने अंदर का दे दिया, अब तो वही बोलेंगे इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। अब 3 यहाँ से आया और यहाँ 2 गया, इसका मतलब यहाँ पे 1 जा रहा होगा। 8 यहाँ से आया और 1 यहाँ से आया, इसका मतलब यहाँ 9 जा रहा होगा। 9 में से 7 बाहर गया, इसका मतलब 2 यहाँ आ रहा होगा, और यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 2 आएगा, तो 4 माइक्रोकूलम यहाँ जा रहा होगा। जैसा केसीएल रेजिस्टर्स में वैलिड है करंट के साथ, वैसा ही केसीएल कैपेसिटर्स में वैलिड है चार्जेस के साथ। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। हमने तो केसीएल में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोला ही है
यहाँ तो कैपेसिटर्स में तो डायरेक्ट चार्ज की ही बात हो रही है। हर नोड पे बारी बारी से इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग लगाते जाओ। अब उन्होंने एक मुझे ये दे दिया था, 3 आ रहा है और 2 जा रहा है, इसका मतलब यहाँ 1 जा रहा है और यहाँ 8 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 9 दोनों आ रहे हैं। 9 जा रहा है, उसमें से 7 बाहर निकल गया, इसका मतलब 2। अब इस नोड पे 2 यहाँ से आ रहा है, 2 यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब 4। आप इस तरह से आपको जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की या करंट के डिस्ट्रीब्यूशन की। असली प्रॉब्लम है जो बहुत दमदार है, जो बहुत ही टफ पड़ता है स्टूडेंट्स को, वो है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बड़ा ही प्यारा है ये भी, सिस्टमैटिकली सुन लोगे ध्यान से, एक ही बार में मास्टर बन जाओगे, और नहीं तो हमेशा अटकते फटकते रहोगे। केवीएल इज समथिंग, है तो प्योर मैथमेटिकल, थियोरी कुछ नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा लॉजिकल भी है। केवीएल में प्रॉब्लम नहीं है, केवीएल समझने में प्रॉब्लम नहीं है, पर इस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं नॉर्मली वो काफी लेंदी होते हैं, 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, आधा घंटा तक भी लग सकता है। तो हम बड़े न्यूमेरिकल्स की बात अगर ना करें तो केवीएल टफ नहीं है, बड़ी प्यारी और बड़ी सिस्टमैटिक इसके डिस्कशंस हैं। खैर पहले तो आप यही लिख दीजिए, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका नाम है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे 3 स्टार दे दीजिए। उधर केसीएल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उस पे भी 3 स्टार दे दीजिए। बहुत ही आसान पेपर अगर आए तो हाँ, ये आज के जमाने में आने लायक क्वेश्चन है कि केसीएल इज बेस्ड ऑन डैश, खत्म हो गया एक सवाल। कम से कम नीट 21 में तो मैं ऐसे ही क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो भाई केवीएल में एक्चुअली वोल्टेज मतलब एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो इसीलिए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा हूँ। लिख दीजिए वोल्टेज मींस एनर्जी, ब्रैकेट में साफ लिख दीजिए एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज की एनर्जी को ही तो बाबा वोल्टेज कहते हैं। तो तुम शायद ये कहना चाहते हो, ये आसानी से समझने के लिए इसे शुरू में क्लोज सर्किट में लगाते हैं, तो लिख दीजिए इट इज यूजुअली अप्लाइड इन अ क्लोज सर्किट, दैट इज इन अ लूप। ये क्लोज सर्किट है, कहीं बैटरी है, कहीं रेजिस्टेंस है, कहीं कैपेसिटर है, ये क्लोज सर्किट है। आपने अगर ए से शुरू किया था तो आप बी पे गए, सी पे गए, डी पे गए, और आप वापस ए पे आ गए, ए से चल के वापस ए पे आ गए, ये एक लूप है, इसीलिए इसे केवीएल को लूप रूल भी कहते हैं। तो केसीएल जो है वो जंक्शन रूल है, वो एक जंक्शन पे लगाया जाता है, और केवीएल जो है पूरे लूप पे लगाया जाता है। हालांकि ओपन लूप पे भी केवीएल आराम से लग जाता है, और इसेंशियली तो हम एक क्लोज लूप की ही बात चलिए कर लेते हैं। हम कहते हैं यार क्लोज लूप में जहां जहां से तुम्हें एनर्जी मिलेगी, क्या होगा, तुम्हारे को जो बैटरियां होंगी ना वो एनर्जी देंगी, और रेजिस्टर एनर्जी खाएंगे। तो जितनी एनर्जी बैटरियों से मिलेगी उतनी एनर्जी रेजिस्टर खाएंगे, या कैपेसिटर के अंदर भी हाफ CV स्क्वायर एनर्जी तो होती है, वो भी एनर्जी कुछ खाएगा। बेसिकली तो आपको यही कहना है कि भाई ऐसा लिख दीजिए कि एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरीज, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरीज इज इक्वल टू सम ऑफ एनर्जीज लॉस्ट अक्रॉस रेजिस्टर्स। चलिए अभी हम खाली रेजिस्टर की ही बात कर लेते हैं, रेजिस्टर कैपेसिटर को मिलाते नहीं है। इस रूप में केवीएल कभी डिफाइन किया जाता नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है भी नहीं, और आपको इसको यूज करने से बचना भी चाहिए। समझाने के लिए बस मैं कह रहा हूँ कि भाई बैटरी एनर्जी का सोर्स है और रेजिस्टर एनर्जी का ड्रेन है। रेजिस्टेंस पे हीट पैदा होती है, वहां से एनर्जी बाहर निकल लेती है। तो बैटरी से जितनी एनर्जी मिलेगी उतनी ही तो रेजिस्टर पे खर्च होगी। एनर्जी तो पूरी कंजर्व्ड है ना इस यूनिवर्स की। और अब मैं वोल्टेज की पदों में बात करता हूँ। ये अब स्टेटमेंट 3 स्टार देने लायक हो गया। लिख दीजिए इन अ सर्किट या इन अ क्लोज लूप, इन अ क्लोज सर्किट सम ऑफ voltage rises
is equal to sum of voltage drops. बस sum of voltage rises is equal to sum of voltage drops. इस पे हम 3 स्टार दे, इस पे हम 3 स्टार दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट है केवीएल का। आप इसे क्लोज लूप में लगाते हैं। क्लोज लूप में आपको क्या मिलता है? 2 3 4 5 बैटरियां मिल सकती हैं, कुछ बैटरियां मिल सकती हैं, कुछ रेजिस्टर मिल सकते हैं, और हो सकता है चलो कुछ कैपेसिटर भी मिल जाए, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। लिख दीजिए, इन अ क्लोज लूप वी हैव अ फ्यू बैटरीज, a few resistors and a few maybe a few capacitors. क्लोज सर्किट में हमें यही चीजें मिलेंगी, बैटरी मिलेगी, रेजिस्टर मिलेगा, कैपेसिटर मिलेगा। जब बाद में हम ईएमआई का एक चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सर्किट्स में रेजिस्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है और इंडक्टर भी होता है, तब हम इंडक्टर की भी बात कर लेंगे। अभी तो हम बस सर्किट में बैटरी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की ही बात कर रहे हैं। आपको इक्वेशन बनानी है, या ध्यान रखते हुए कि सम ऑफ वोल्टेज राइजेस इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स। इसके लिए वोल्टेज राइज क्या है और वोल्टेज ड्रॉप क्या है, ये हमें साइन कन्वेंशन से डिसाइड करना पड़ता है, और साइन कन्वेंशन में ही केवल तकलीफ आती है। आप यही हेडिंग दे दीजिए, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ब्रैकेट में बोल सकते हैं टू डिसाइड विच इज वोल्टेज राइज एंड विच इज वोल्टेज ड्रॉप। हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन सा वोल्टेज राइज है और कौन सा वोल्टेज ड्रॉप है। ये साइन कन्वेंशन में ही लोगों को प्रॉब्लम आती है। बड़ा ही सिस्टमैटिक है, बड़ा ही लॉजिकल है, जरा सा भी अगर हम दिमाग से चलेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। This is considered to be very tough. This is something which not many students are able to do, not even the serious ones. इजीली तो नहीं कर पाते हैं, इवेंचुअली कर लेते हैं, और सभी को इससे वो होप्स डेवलप हो जाती है, एंड एवरीबॉडी वांट्स टू अवॉइड इट, जबकि हमें फेस टू फेस इसको एनकाउंटर करना चाहिए। भिड़ जाओ सीधे, कोई रीजन ही नहीं है कि चीजें आपको क्लियर ना हो। जो दिक्कत दे रहा है पहले उसी से भिड़ जाओ। भाई साइन कन्वेंशन में मेरा कहना है, सपोज मेरे रास्ते में बैटरी आ रही है, लिख दीजिए नंबर 1 करके लिख दीजिए। नहीं, पहले तो एक बात लिखिए कि जो क्लोज सर्किट होता है ना, इसमें हम लोग ये असाइन करते हैं कि हम हमारे चलने का पाथ क्या है। हम ऐसा क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ऐसा लिख दीजिए। फर्स्ट वी असाइन डायरेक्शन ऑफ आवर मूवमेंट। हम बताते हैं कि हम कहां से कहां जा रहे हैं, क्लॉकवाइज ऑब्लिक एंटी क्लॉकवाइज। हम बताते हैं कि हम कहां से कहां जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये हम बताते हैं। ये सवाल आपको कभी भी नहीं बताएगा, इट्स ऑलवेज आवर चॉइस। ये हमेशा ही हमारी चॉइस होती है। इसके बाद एक चीज और है सर्किट में जो बहती है, और वो है करंट। अब जो सर्किट वो बना के देंगे उसमें करंट बहता है, जिसकी हो सकता है उन्होंने डायरेक्शन दी हो या हो सकता है ना दी। हमें दूसरी चीज पता होनी चाहिए, करंट। नंबर 2, वी मस्ट नो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच रेजिस्टर, थ्रू ईच रेजिस्टर। वी मस्ट नो द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टर और कैपेसिटर। कैपेसिटर्स की अभी ज्यादा बात नहीं भी करेंगे तो चलेगा, है ना। यहीं पर लिख दीजिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू अ बैटरी इज नॉट रिक्वायर्ड। डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू अ बैटरी इज नॉट रिक्वायर्ड, इसे बड़ा बड़ा लिख दीजिए, ये शायद थोड़ा काम आएगा आपके। डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू अ बैटरी इज नॉट रिक्वायर्ड। बैटरी में करंट की डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू अ बैटरी इज नॉट रिक्वायर्ड, हाईलाइट कर दीजिए। अब अगर इन्होंने सर्किट में करंट न दिया हो तो फिर वही करना। आपको सवाल
सॉल्व करने की बिगिनिंग के पहले हर एलिमेंट के थ्रू करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। उन्होंने दिए तो अच्छी बात है, और नहीं दिए तो आप खुद निकालो, अज्यूम करो, ऐसा लिख दीजिए। We must know, we must determine the direction of current through each resistor. We must know the direction of current through each resistor, maybe by applying KCL, या तो KCL लगाइए, करंट की डायरेक्शन निकालिए, और बाय अज्यूमिंग आर्बिट्ररी डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन या तो KCL से निकाल लीजिए, या आर्बिट्ररीली आप करंट की कोई भी डायरेक्शन मान लीजिए। वो तो फिर हमें पता है कि अगर I2 आपने जिस डायरेक्शन में माना है सर्किट में, अगर I2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो एक्चुअली I2 जो आपने मांगा है उससे उल्टा जा रहा है, वो तो आपको पता ही है। दो चीजें आपको पहले तय करनी पड़ेंगी कि एक तो सर्किट में आप कहाँ जा रहे हैं, और दूसरे सर्किट में करंट कहाँ जा रहा है। करंट कहाँ जा रहा है ये कई बार KCL से पता लग जाता है, और जहाँ बिल्कुल कुछ पता ना लग रहा हो वहाँ आप अपनी मर्जी से करंट को कोई भी डायरेक्शन दे देना। हाँ, जब आप करंट को डायरेक्शन दोगे ना तो दैट शुड आल्सो बी इन एग्रीमेंट विद KCL, ये भी लिख दीजिए। The assumed direction of current should preferably be in agreement with KCL. अगर KCL के एग्रीमेंट में है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं। The assumed direction of current should be preferably in agreement with KCL. सर्किट में दो लोग चलते हैं, एक मैं और एक करंट। बस मैंने आपको अभी बताया था कि बैटरी की जब आप बात कर रहे हैं तो आपको इससे मतलब नहीं है कि करंट कहाँ जा रहा है। खैर, मैं साइन कन्वेंशन आपको पढ़ा रहा हूँ। नंबर 1 बैटरी के लिए ऐसे ही लिख लीजिए, पूरा फिर से लिख दीजिए। साइन कन्वेंशन, व्हेन बैटरी कम्स इन आवर पाथ, हम चलेंगे, हमारे रास्ते में बैटरी आएगी। Sign convention, when a battery comes in our path, भाई मेरे को अगर उसने बोला बैटरी 5 वोल्ट की है तो मुझे बताना है कि मैं इस वोल्टेज को वोल्टेज राइज मानूं कि वोल्टेज ड्रॉप मानूं, यानी मैं इस वोल्टेज को +5 मानूं कि -5 मानूं। बस इतनी सी ही चिंता है केवल, दैट्स इट। और ये बड़ी कठिन बात अब मैं आपसे करने जा रहा हूँ, इसी में सबको दिक्कत आती है। मेरा ये कहना है कि यार तुमने अपने चलने की डायरेक्शन तो डिसाइड कर ही ली है। अगर तुम्हारे चलने की डायरेक्शन में कोई बैटरी ऐसे आ रही है, तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो तुम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हो। अगर तुम्हारा यहाँ जितना भी वोल्टेज था अब थोड़ा तुम्हारे पास कम हो जाएगा, तुम नेगेटिव साइड आ गए ना, तुम्हें नुकसान हो गया। तो इस बैटरी के वोल्टेज को नेगेटिव साइन के साथ लिखना चाहिए, बस इतनी सी बात है। बैटरी वाली बात समझ में आ गई तो बाकी भी आगे आसानी से समझ में आ ही जाएंगे। इसी को मैं आपसे कठिन कह रहा था, इसी को लिख दीजिए 5 स्टार लगा के। If we move across a battery, and we go from its positive terminal to negative terminal, अगर हम बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, ब्रैकेट में फिर से लिख दीजिए, irrespective of the direction of current in the battery, irrespective of the direction of current through the battery। अब आपको करंट की डायरेक्शन नहीं देखनी है, अब आपको सिर्फ अपनी डायरेक्शन देखनी है और बैटरी की देखनी है। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं देन दिस इज अ वोल्टेज ड्रॉप। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो ये वोल्टेज ड्रॉप है, एंड दिस बैटरी वोल्टेज शुड बी रिटन इन द इक्वेशन। दिस बैटरी वोल्टेज शुड बी रिटन इन द इक्वेशन विद नेगेटिव साइन। आप नुकसान में आ गए हैं, आप पॉजिटिव से नेगेटिव चले गए, नुकसान में आ गए। तो इस बैटरी के साइन वोल्टेज को, अगर उसने बोला ये 6 वोल्ट की बैटरी है तो मैं इसे -6 लिख लूंगा, बात ही खत्म, सारा झंझट ही खत्म हो गया। हाँ ऑफ कोर्स, अगर आप आगे चलोगे और आपके रास्ते में एक बैटरी ऐसे आएगी और आप उसके नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, तो जब आप पॉजिटिव साइड आ गए हो तो जरूर आपने कुछ रास्ते में वोल्टेज गेन किया है, बैटरी के अंदर भी फील्ड होती है। बस ऐसे ही लिख दीजिए फिर से आगे। If we go from negative to positive terminal of battery,
अगर हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे, अगर हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे, then this is a voltage rise. This is a voltage rise, and this battery voltage should be written with positive sign. This battery voltage should be written with a positive sign. बस एनसीईआरटी में ये कन्वेंशन इन्होंने थोड़ी उल्टी थी, फर्क नहीं पड़ता। आप जब कोई सॉल्यूशन देखें एनसीईआरटी की, तो क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप कहीं भी किसी भी बुक से सॉल्यूशन ना देखें, अपना फाइनल आंसर खाली मैच करें, वो आपका सही आएगा। पूरी इक्वेशन जो लिखेंगे हम, उसे अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन वैसी आएगी जैसी किताबों में दी रहती है। मुझे ये ज्यादा लॉजिकल लगती है, इससे कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, तो मैं यही पढ़ाना चाहूंगा। एंड इट इज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन, कोई कुछ भी फॉलो कर सकता है। मेरे हिसाब से तो आप बोर्ड में भी वही लिख के आएंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। इट्स अ कन्वेंशन। जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव कभी भी जाएंगे आपको नुकसान होगा, और आप उसको माइनस साइन के साथ लिख दीजिएगा, बस यही सब कुछ है केवीएल। अब आप नंबर 2 डाल दीजिए, व्हेन वी एनकाउंटर अ रेजिस्टेंस इन आवर पाथ। अब हमारे रास्ते में अगर रेजिस्टेंस आ रहा हो तो क्या होगा? इफ वी एनकाउंटर अ रेजिस्टेंस इन आवर पाथ, हमारे रास्ते में अगर रेजिस्टेंस आ रहा हो तो क्या? अब यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख दीजिए, here direction of current through the resistor also matters. अब डायरेक्शन ऑफ करंट का भी कोई मतलब है। डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टर also matters. अब भाई मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है और ये करंट जा रहा है और ये मैं जा रहा हूं, ये मैं, ये करंट है, हाई, ये रेजिस्टेंस। अब भैया करंट तो हाई वोल्टेज तो लो वोल्टेज जाता है, तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मैं भी हाई टू लो जा रहा हूं। अब फिर तो ये बैटरी वाली बात आ गई। अगर करंट तो हाई से लो जाता है, तो अगर आप चाहो इसे हाई लिख दो, इसे लो लिख दो। अब तो ये माना जा सकता है कि आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। करंट हाई से लो जाता है, आप यहाँ हाई वोल्टेज मार्क कर दीजिए और यहाँ लो मार्क कर दीजिए, तो इसे आप IR वोल्टेज की, मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, उसका फॉर्मूला होता है IR। दिस रेजिस्टेंस आई कैन कंसिडर इट एज अ बैटरी ऑफ IR, और मैं उसके पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, तो मुझे तो नुकसान हो रहा है, मैं इस IR को नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगा। बस यही आपको लिखना है कुछ। If we happen to move across the resistor in the direction of current, अगर हम करंट की डायरेक्शन में ही चले गए, करंट जहां दुनिया का बहाव है हम वहीं चले गए, तो हमें तो नुकसान होगा। इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमें नुकसान होगा। दिस I into R should be written with negative sign. This I into R should be written in the equation with negative sign. अगर आप करंट की डायरेक्शन में चले गए तो आपका खुद का क्या साला अपना अस्तित्व, जहाँ भीड़ जा रही है आप चले गए, तो नुकसान तो आपको होना ही। करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो आपका खुद का क्या स्टैंड, ये IR इक्वेशन में नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। और यदि हम यहाँ जा रहे हैं करंट के अगेंस्ट, जहाँ जनरल करंट है, हाँ करंट तो यही है, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, आप चाहो तो प्लस और माइनस साइन लिख दो तो आपको सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। आप चाहो तो इस रेजिस्टर को एक बैटरी की तरह देखना शुरू कर दो। अगर आप करंट के अगेंस्ट जा रहे हो तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, आप लो से हाई जा रहे हो, आपका वोल्टेज राइज होगा। ऐसा लिख दीजिए, फिर से लिख दीजिए। ये रेजिस्टेंस वाले ज़रा कठिन ज्यादा जाते हैं, क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन को भी ध्यान देना है ना, बैटरी में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
रेजिस्टेंस वाले आपकी जान ले लेते हैं शुरू शुरू में, फिर से ले लीजिए। इफ वी हैपन टू मूव अक्रॉस अ रेजिस्टर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हमारे रास्ते में रेजिस्टर आ रहा है और हम करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो फिर हम दमदार व्यक्ति हैं, हमें फायदा होगा। दिस IR should be written in the equation with positive sign. इक्वेशन में इस IR को आपको पॉजिटिव साइन के साथ लिखना चाहिए, बस ये हो गया। बैटरी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाएं तो आपको नुकसान होगा, माइनस साइन लगा देना। और रेजिस्टेंस में जरा थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा है, इसको आप ज्यादा रिवाइज करिएगा। करंट के जो उल्टा जाता है वो दमदार है भाई, वो अपनी मर्जी, उसको अकल है, उसको सेंस है, उसको फायदा होगा भी। करंट के जो अगेंस्ट जा रहा है, भीड़ के जो अगेंस्ट जा रहा है, वो थोड़ा ज्यादा एनालिसिस करके जा रहा है, उसकी अपनी स्टैंडिंग है, अपना दम है, उसका अपनी विचारधारा है, वो तुम्हें फायदा दिलाएगा। इस IR को इक्वेशन में पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाए, रेजिस्टेंस वाला साइन कन्वेंशन ही केवल तुम्हें KVL से तुम्हारा मन खट्टा करता है। रेजिस्टेंस वाले को ही जरा 2-4 सवाल खुद कर लेना तो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। KVL के आमतौर पे लेंथी सवाल भी किताबों में मिलते हैं, पर PYQ में KVL के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि छोटे, उन्होंने छोटे छोटे क्वेश्चन बना के PYQ में भी दिए और 12th बोर्ड में भी आए। इवन 12th बोर्ड के जो क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल एस्पेक्ट PYQ का, प्रीवियस ईयर्स के जो 12th बोर्ड के पेपर्स हैं और उनके न्यूमेरिकल्स हैं, वे काम किए। 12th बोर्ड में इजी न्यूमेरिकल आते हैं और हमको इजी क्वेश्चंस ही करने हैं, वो हमारे काम। PYQ में आप नीट करिए, जिपमर करिए, एम्स करिए, 12th बोर्ड करिए। हालांकि 12th बोर्ड में भी कभी कभी कुछ क्वेश्चंस गड़बड़ आए हैं। अक्सर 12th बोर्ड में पिछले 3 साल को छोड़ दो, उसके पहले रिप्रेजेंटेशन दिया ही जाता था कि साहब पेपर टफ आ गया, NCERT के एडिशनल एक्सरसाइजेस में से आ गया, 1-2 क्वेश्चन आ जाते थे तो हमको बोनस मार्किंग दी जाए। खैर, ये इसके मैंने आपको KVL का रूल सिखा दिया। रेजिस्टेंस वाला थोड़ा दिक्कत देगा। ये जो फिगर 3.22 है, इसकी इक्वेशन हम लिखने की चेष्टा करते हैं। ये 30 ओम है, ये करंट I1 दिखाया है, ये 40 ओम है। यहाँ I1 है तो यहाँ भी I1 है। ये पॉइंट A दिखाया है, ये पॉइंट D दिखाया है। यहाँ ये रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो ये शायद 45 वोल्ट की बैटरी है। इस पॉइंट को C दिखाया है, ये 45 वोल्ट की बैटरी है। इस पॉइंट को D दिखा है। अब ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है। इधर शायद ये I2 दिखाया है, ये 50 वोल्ट की बैटरी है, 50 वोल्ट की बैटरी है और ये 0.0F दिखा है। इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से उसने कहीं भी थ्योरी में डिस्कस नहीं किया, उठा के पूरा का पूरा फिगर में ही उसने क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि जो फिगर नहीं देखेगा वो तो पूरा ये क्वेश्चन ही मिस कर देगा ना। और यही I2 आगे भी जा रहा है, यही I2 भी जा रहा है आगे, और ये फाइनली 3 पॉइंट आ गया। ये 3 पॉइंट शायद यही, बस।
बीच वाले I3 लिखा है। मैं तो इसको कोई नाम ही नहीं देता, I3 का नाम ही नहीं देता। मेरा कहना है देखो, एक तो ये दो लूप है, ये दो लूप है, दो लूप के सवाल बड़े लेंथी होते हैं। अगर पूरा पूरा एक्चुअली सॉल्व करना पड़ जाए, आपको I1 I2 निकालना पड़ जाए या I3 निकालना पड़ जाए, तो दो लूप के क्वेश्चन काफी लेंथी होते हैं। इन्हीं में कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता है। सर ये क्वेश्चन हमारा सारा मूड खराब कर देता है। हम सिर्फ फिलहाल इक्वेशन लिखना सीख रहे हैं। इस करंट को KVL के मुताबिक अगर ये I1 यहाँ जा रहा है और I2 यहाँ जा रहा है, तो यहाँ ये करंट में I1 प्लस I2 देना चाहूंगा। मैं कहूँगा मान लेता हूँ उससे भले I3 भी कहा जाए, पर एक्चुअली उसे I1 और I2 में ट्रांसफर कहो तो ज्यादा अच्छा है। जितने कम वेरिएबल के नाम शुरू से लेके चलो उतना अच्छा है। यहाँ से I1 प्लस I2 चला मान लो, यहाँ I1 गया और यहाँ I2 गया, ऐसा अज्यूम कर लो कि ये मतलब दो लूप हैं तो आइडियली दो अननोन होने चाहिए, तीन लूप हो तो तीन अननोन होने चाहिए। तो मैं इसे I3 ना कह के I1 प्लस I2 कह रहा हूँ। यहाँ से I1 प्लस I2 आया, उसमें से I1 यहाँ गया, I2 यहाँ। अब इस डायरेक्शन में मैं KVL लिखता हूँ इन द अपर लूप। बस क्वेश्चन ये है कि राइट द इक्वेशन ऑफ KVL इन द अपर लूप। राइट द इक्वेशन ऑफ KVL इन द अपर लूप। और ये एरो हम ये बताते हैं, एरो बताता है कि आप उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। अपर लूप में KVL मान लो A से स्टार्ट हो गए और यूं घूम के वापस A पे आ गए 30 ओम। तो जो इक्वेशन 1 है अपर लूप की, जो अपर लूप की इक्वेशन है वो ये है कि भाई VA, A से स्टार्ट कर रहे हैं तो A का वोल्टेज, फिर मैं गया करंट की डायरेक्शन मुझे ऑलरेडी डिफाइंड है। अब मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लीड की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो माइनस IR माइनस I1 इंटू 30। फिर मैं आगे गया, फिर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो प्लस 45, क्योंकि मुझे फायदा हुआ। फिर मैं अब इस रेजिस्टेंस में से जब जा रहा हूँ ना, तो मैं I1 प्लस I2 इसका करंट है और मैं इसकी डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ, तो -1 इंटू I1 प्लस I2। और अब मैं वापस A पे आ गया हूँ। नहीं ये कौन है 40 ओम, चेक कर लो। हाँ ये 40 ओम है और ये 1 ओम है और ये 45 वोल्ट बैटरी थी, तो ये -40 इंटू I1 प्लस I2 ही आएगा। -40 इंटू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू VA। भाई मैंने A से स्टार्ट किया था, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था VA, मैं आगे गया तो करंट की डायरेक्शन में गया, इसमें करंट है, इसका I और इसका R लूंगा IR, और करंट की डायरेक्शन में तो मुझे नुकसान होता है। उल्टा उल्टा बहो छाती ठोक के तो तुम शेर, तुम यहाँ गीदड़ हो, भीड़ में भागे जा रहे -IR। फिर मैं अब मैं यहाँ चला आया, मुझे D से और C से कोई मतलब नहीं, ये तो ऐसे ही नाम देने के लिए उन्होंने लिख दिया। आप नाम वाम मत देखिए, आपसे आपको रेजिस्टर देखना चाहिए या अगर कैपेसिटर तो कैपेसिटर दिखे। फिलहाल तो हमें कैपेसिटर को सवाल करना ही नहीं है, आपको रेजिस्टर दिखेगा या बैटरी दिखेगी, कैपेसिटर के सवाल आपको नहीं मिलेंगे। तो मेरे को सिर्फ रेजिस्टर पे और बैटरी पे नजर डालनी है, DC BC कुछ नहीं देखना मेरे। पहले मेरे को रास्ते में रेजिस्टर मिला, मैंने इसका IR लिख दिया, फिर बैटरी मिली तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो मुझे फायदा हुआ, मैं प्लस 45 पे आ गया। फिर मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ और इस रेजिस्टेंस में ये करंट है, इस ब्रांच में तो करंट I1 प्लस I2 है, तो इसका I टू इसका R और यहाँ भी इसका I टू इसका R, और मैं वापस A पे पहुंच गया। एक्चुअली ये V और ये VA कैंसिल हो जाते हैं और हम क्लोज लूप में सम ऑफ वोल्टेज राइजेस और सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप को 0 से इक्वेट करते हैं। किताबें ये पढ़ाती हैं कि क्लोज लूप में सम ऑफ वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप को आप 0 से इक्वेट कर देना। मैं तो वो पसंद नहीं करता, मैं कहता हूँ भाई यहाँ का वोल्टेज अभी है, A में से इतना यहाँ गिरा, इतना यहाँ बढ़ा, तो जो भी अब मेरा वोल्टेज है उसमें से और थोड़ा घटा और मैं वापस A पे आ गया तो मेरा वोल्टेज है VA अपने आप कैंसिल हो जाएगा। किताबें कहती हैं लूप में तुम नेट वोल्टेज को 0 से इक्वेट कर देना, मुझे उसकी जरूरत महसूस नहीं होती, मैं तो यही पसंद करता हूँ, यही लिखूंगा।
अब मैं लोअर रूप में इक्वेशन लिख रहा हूँ और चलो ऐसे चलता हूँ। अब मैं लोअर रूप में इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशंस आप सॉल्व मत कीजिएगा, कभी भी सॉल्व करेंगे तो आपको केवीएल कभी पसंद नहीं आएगा, इससे नफरत डेवलप हो जाएगी। आप सिर्फ इक्वेशंस बना के छोड़ दीजिएगा। कहीं चेक कर सकते हैं तो चेक कर लीजिएगा कि आपकी इक्वेशन नहीं, इक्वेशंस आप चेक करेंगे तो एक माइनस साइन की गलती आ सकती है, हो सकता है उन्होंने उल्टी कन्वेंशन अप्लाई की हो। आप तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके सीधे जिसमें फाइनल आंसर दिया वो चेक करते हैं। हाँ, अगर पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है ऐसे वाले क्वेश्चन आप बिल्कुल मत करना। एक ही इक्वेशन हो, एक इक्वेशन सॉल्व करने से काम बन रहा है तो कर लेना। दो इक्वेशन सॉल्व करनी है तो सवाल आप मत करना, कभी नहीं है सर। चलो अच्छा मैं सपोज उल्टा शुरू करता हूँ। नहीं ये एरो बना दूंगा तो आपको यहीं से जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ, ऐसे चलता हूँ, सपोज यहीं से भी चल सकते हैं। चलो यहीं से चलते हैं। मैं ए से चला, बी से ही चलता हूँ, ऐसे आ रहा हूँ, है ना। इसको 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 मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसे मैं डी से चला तो वी डी, फिर मेरे रास्ते में बैटरी आई तो +45। सर। हाँ सर डायग्राम ठीक नहीं बना हुआ नीचे का। डायग्राम ठीक नहीं बना हुआ नीचे का। ठीक नहीं बना। सर बैटरी 80 वोल्ट की है। वो रजिस्टर भी है 1 ओम का। तो बैटरी उतनी बड़ी 80 वोल्ट है और एक रजिस्टर भी है 1 ओम का। ठीक है, ओके। तो डी से मैं चला तो वी, यहाँ मेरा वोल्टेज है वी डी, तो मैं आगे बढ़ा तो मेरे पास एक बैटरी मिल गई और मैं बैटरी में तो मुझे करंट से कोई मतलब ही नहीं होता, मैं उसके नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, मुझे फायदा होगा +45। फिर आगे गया मैं तो करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ -IR। फिर और आगे गया तो -I1 + I2 × 40। फिर यहाँ आया, अब बैटरी के मैं फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ तो +80। फिर मैं I2 लेके करंट यहाँ जा रहा हूँ तो -1 × I2 करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मैं फाइनली इस यहाँ इसमें भी करंट I2 ही रहेगा, ऊपर से करंट I1 आएगा, यहाँ से करंट I2 जाएगा तो यहाँ करंट I1 + I2 जाएगा। यहाँ देखो तो -20 I2 = VD। और अब तुम VD और VD मार देना, ये तुम्हारी दो इक्वेशन बन जाएंगी। दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। हमें वो सवाल करने ही नहीं है जिनमें दो इक्वेशन बनानी पड़े और दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़े। जिनमें एक ही इक्वेशन बनानी पड़े वो ही केवल हमें सवाल करने हैं। मैं टिपिकली तुम्हें एक सवाल बता देता हूँ जो 12th बोर्ड में भी आया है और जो नीट में भी आया है। 2011 की बात कर रहा हूँ, पेपर में देख लेना। 12th बोर्ड में भी आए हैं कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। अभी तो तुम केवल इतना समझो कि भाई बैटरी मिलेगी तो मुझे करंट से मतलब नहीं है। अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो मैं उसको प्लस साइन के साथ लिखूंगा और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा तो मैं उसे माइनस साइन के साथ लिखूंगा। फिर मुझे अगर रेजिस्टेंस मिलेगा और मैं करंट की डायरेक्शन में जाऊंगा तो इसे -IR लिखूंगा, करंट के उल्टा जाऊंगा तो मैं इसे +IR लिखूंगा। बस अगर तुम ए से इक्वेशन लिखना शुरू कर रहे हो और तुम घूम के आ रहे हो तो तुम पूरा VA देना, VA - this + this = VA, ऐसी इक्वेशन बना दो। नॉर्मली तुम्हें ये क्वेश्चन आएंगे तो सिंगल लूप के आएंगे, और अगर दो लूप के भी आते हैं तो उनमें कोई ट्रिक है। दो लूप डराने के लिए दिए हैं, ऐसा लिख दीजिए। इन KVL questions of single loop only are expected। KVL के सवाल आते तो हैं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं आए हैं, आने चाहिए। Only single loop are expected, but if question of double loop is given, then it is a trick question. It's a trick question, and essentially
essentially we must be being required to write only one equation. एक ही इक्वेशन से आपका काम चल जाएगा, थोड़ी समझदारी से आपको बनानी पड़ेगी। 2011 का पेपर आप देख लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे। मैं थोड़ा मेमोरी से क्वेश्चन दे रहा हूँ, अंदाजे से क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लीजिए ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, ये आर है, सपोज ये ए है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है और ये पॉइंट है बी। और उसमें मे भी करंट्स भी दिए हुए हैं और मुझे कुछ हमसे सपोज ये करंट उसने दिया हुआ है I1 और ये करंट दिया हुआ है I2, सपोज ये दिया हुआ है, ऐसा सपोज दिया हुआ है। अब वो कहता है फाइंड बी ए बी, ऐसा क्वेश्चन आया है पेपर में। फाइंड बी ए बी, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। फाइंड बी ए बी, तो ये लिख दीजिए आप सॉल्यूशन में, चूज अ पाथ फ्रॉम ए टू बी। ए से बी का वह पाथ चूज करें, चूज अ पाथ फ्रॉम ए टू बी इन विच देयर इज नो अननोन। आप ए से बी जाने का इंटेलिजेंटली कोई पाथ चूज करें। ये भी टफ क्वेश्चंस में ही कहलाएगा, वैसे तो ये भी एडवांस क्वेश्चंस में ही कहलाएगा, और ये 12th बोर्ड में भी आया है किसी जमाने में। मैं ए से बी जाने का यह रास्ता भी अख्तियार कर सकता हूँ, पर इसमें आर की वैल्यू नहीं पता ना मुझे, इसलिए मैं ए से बी जाने का यह रास्ता लूंगा। यहाँ मैं बोलूंगा बी ए, फिर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव लिया -20, फिर मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ -5I1, फिर से मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ -3I2। दिस इज इक्वल टू वी ए बी। अब आप बी पे पहुंच गए, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 20 + 5I1 + 3I2, और मान लीजिए उसने आपको I1 और I2 की वैल्यू दी है, और वी ए बी का मतलब ही होता है वी ए माइनस वी बी। इट इज पोटेंशियल ऑफ ए with respect to B, ऐसे पढ़ते हैं इसको। VAB is the potential difference between A and B. The potential difference between A and B. भाई A से B जाने का ये वाला रास्ता ले लो आप, क्योंकि इस रास्ते में उसने आपको जरूर शायद सब कुछ दिया हुआ है। इस रास्ते का आर उसने नहीं दिया था, कुछ भी नहीं लिखा था, यहाँ ये भी नहीं लिखा था शायद उसने, पर वैल्यू भी नहीं लिखी थी। आप सोच रहे हैं कि साहब वो तो आर मिसप्रिंट हो गया, पेपर में छपा ही नहीं। आप किसी का गला नहीं पकड़ सकते, जैसा दिख रहा है वैसा करो, अकल मत लगाओ, क्वेश्चन चेंज मत करो। अगर ये सवाल गलत है तो अपने आप कैंसिल होगा। ये रास्ते में तुम्हें कुछ नहीं पता, पर ये रास्ता तो पता है ना भाई। ए से स्टार्ट करो, पॉजिटिव से नेगेटिव का -20 -5I1 -3I2 इज इक्वल टू VB, और फिर तुम्हें VA माइनस VB निकालना है। केवीएल सिर्फ क्लोज लूप में नहीं लगाया जाता है, ओपन लूप में भी केवीएल इस तरह लगाया जाता है। इसको ओपन लूप बोलते हैं। ए से शुरू होकर आप वापस ए पे नहीं आए, अगर आप ए से शुरू होकर वापस ए पे आते तो वो क्लोज लूप होता। अभी आप ए से शुरू होकर बी पे जा रहे हो, ये ओपन लूप कहलाता है। केवीएल क्लोज लूप में भी लगा सकते हैं, ओपन लूप में भी लगा सकते हैं। जब आप क्लोज लूप में लगाते हो तो इक्वेशन के एलएचएस में भी VA होता है, इक्वेशन के आरएचएस में भी VA होता है, और दोनों तरफ का VA फाइनली कैंसिल हो जाता है। हमें कोई मतलब नहीं है वो कैंसिल, हम यहाँ पे VA लिखेंगे, अगर तुम वापस आ जाओगे तो हम यहाँ भी VA लिख देंगे, अगर तुम कहीं और जाओगे तो हम यहाँ भी लिख देंगे, बात खत्म। हमने ए से स्टार्ट किया, फिर हमारा वोल्टेज थोड़ा गिरा, फिर और गिरा, फिर और गिरा, और अब हम बी पे पहुंच गए, और VA माइनस VB निकालने को आपको दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन फिर भी एक्सपेक्टेड है, जिसमें दोनों लूप की इक्वेशन लिखनी पड़े और दोनों इक्वेशन सॉल्व भी करने पड़े, वो सवाल प्लीज आप मत कीजिएगा। दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।